अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे स्टोमाटाइटिस एंड माउथ अल्सर्स की। व्हाट इज स्टोमाटाइटिस? स्टोमाटाइटिस इज बेसिकली अ कलेक्टिव टर्म एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ये कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। दैट इज़ जो उनकी कलेक्टिव जो टर्म है उसको हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस बहुत सी तरह की हो सकती हैं ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की। उनके स्टोमाटाइटिस के और माउथ अल्सर्स के काफ़ी सारे डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे 12 कॉजेज़ अलग से बताए हुए हैं। इन 12 में से अगर हम 6 भी याद रख लें तो इट्स मोर देन इनफ। और हर कॉज का अलग अलग से भी फिर सब क्लासिफिकेशन टाइप दी हुई है। तो मैं बस एक दफ़ा रीड कर देता हूँ कि कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं स्टोमाटाइटिस और माउथ अल्सर्स के। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो गया, बिनाइन ओरल अल्सरेशन हो गई, कोई इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, नियोप्लाज्म्स हो गए, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हीमाटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स या विटामिन की डेफिशिएंसीज हो गई, किसी चीज़ से एलर्जी हो, कोई ड्रग का यूज़ हुआ हो या कोई रेडियोथेरेपी कराई हो, उन सब की वजह से हमको स्टोमाटाइटिस और माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। और जो भी पेशेंट आएगा हमारे पास माउथ अल्सर्स या स्टोमाटाइटिस के साथ तो उसकी हिस्ट्री में हम ड्यूरेशन ऑफ अल्सर्स पूछेंगे, ऑनसेट पूछेंगे, प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ पूछेंगे। वी वुड आस्क वेदर द अल्सर्स आर पेनफुल और नॉट बिकॉज इट इज सीन इन मेलिग्नेंट अल्सर्स। और जो सिफिलिटिक अल्सर्स होते हैं दे आर पेनलेस, वेयर जो एफ्थस अल्सर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दे आर पेनफुल। हिस्ट्री पूछेंगे ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द अल्सर, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे, इफ़ देयर इज रिकरेंस ऑफ अल्सरेशन एंड हम एसोसिएटेड सिम्टम्स भी पूछेंगे या कोई एसोसिएटेड डिजीज़ भी पूछेंगे अल्सर्स के साथ। हर्पीस सिम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का जो टाइप 1 होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अल्सर्स इन ओरल अल्सर्स इन चिल्ड्रन केस। बेसिकली दीज आर स्मॉल वेसिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगली और इन ग्रुप्स एट द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। दे आर पेनफुल एंड दे आर एसोसिएटेड विद फीवर। इनके रिकरेंस के चांसेस 30% होते हैं और रिकरेंस इनकी लिप्स के लेवल पे होती है विच इज़ नोन एज हर्पीस लेबियलिस, जिसकी उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है। ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर टॉपिकल या सिस्टेमिक एंटीवायरल एजेंट दे देते हैं, ए साइक्लोवेयर। हर्पीज जोस्टर इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसमें जो अल्सर्स होते हैं वो यूजली जो स्किन ऑफ द फेस होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी वो फेस में जिधर भी हमारे ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व है, जिधर भी ट्राइजेमिनल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन है उस रीजन में ये अल्सर्स फॉर्म कर लेते हैं। और उनका एक हमको जो क्लिनिकल साइन मिलता है वो ये मिलता है कि देर इज़ इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसकी भी ट्रीटमेंट के लिए हम सिस्टेमिक एंटीवायरल एजेंट से देते हैं। हर्पेंजाइना देखा गया कॉक्सैकिस वायरस की वजह से होता है। अगेन चिल्ड्रन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। मल्टीपल स्मॉल वेसिकल्स बन जाते हैं विच आर प्रेजेंट ओवर टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, यूविला और पिलर्स। हैंड्स फुट एंड माउथ डिजीज़ कॉक्सैकी वायरस की ही टाइप ए स्ट्रेन जो है उसकी बेसिकली उसकी डिजीज़ है कि उसमें कॉन्टेजियस डिजीज़ होती है। अगेन चिल्ड्रन अफेक्टेड होते हैं तो इसमें ऐसा नेम सजेस्ट हैंड, फुट एंड माउथ। तो हैंड, फुट और माउथ के लेवल पर रैशेस और अल्सर्स बनने लग जाते हैं। कैंडिडाइसिस, इसमें से कैंडिडाइसिस याद रखना होगा। कैंडिडाइसिस इज इंपॉर्टेंट। कैंडिडाइसिस इज ऑल्सो नोन एज थ्रश और मोनोलियसिस। इट इज कॉज्ड बाय और फंगाई कैंडिडा अल्बाइकेंस। इसमें देयर इज सॉफ्ट क्रीमी येलो curd like patches, they are formed over the surface of oral mucous membrane as we can see here. And when these patches are removed, when these patches are rubbed off they leave an erythematous mucosa. ये याद रखनी होगी किन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है कैंडिडाइसिस। जो डिबिलिटेटेड एल्डरली पीपल्स और डिबिलिटेटेड न्यूबॉर्न या चिल्ड्रन हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल कोई हो, डायबिटिक पर्सन हो, HIV इन्फेक्शन वाला पर्सन हो, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कीमोथेरेपी करा रहा हो, उनमें ज़्यादातर कैंडिडाइसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको डायग्नोस करने का तरीका यही कि हम ओरल स्वाब लेते हैं, ओरल कैविटी से स्वाब लेते हैं। स्वाब लेने के बाद हम माइक्रोस्कोपी के अंदर जब चेक करते हैं तो हमको फंगल हाइफे की प्रेजेंस मिलती है। टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं लाइक निस्टेटिन ड्रॉप्स या क्लोट्रीमाजोल भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। और कभी कभी रेजिस्टेंट केसेस में हम सिस्टेमिक एंटी फंगल एजेंट्स लाइक कीटोकोनाजोल, फ्यूकोनाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक कैंडिडाइसिस अगर होगा किसी को तो उसको परसिस्टेंट वाइट प्लेक उसमें नज़र आ रही होगी। इसकी भी जो ट्रीटमेंट होती है वो ज़्यादातर सिस्टेमिक या टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट से हो जाती है। The candidiasis was the important one. Angular stomatitis is basically when the fissures are formed at the angle of mouth and these are seen due to any nutritional या any vitamin की deficiency, mostly राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से देखे जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ओरल कैंडिडाइसिस। ये उन्होंने दिखाई हुई यहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस की फिगर, ये फिशर्स बने हुए एट द एंगल ऑफ द माउथ पे। विंसन स्टोमेटाइटिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्यूबरकुलोसिस और सिफिलिस भी काफ़ी रेयर होते हैं तो इनके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बेहसिट सिंड्रोम है इसका बस याद रखना है कि इसका एक ट्रायड होता है कि एंटीरियर यूवेटस मिलेगा जेनेटल रीजन पे और माउथ की रीजन पे हमको अल्सर्स मिलते हैं इस सिंड्रोम में। एफ्थस अल्सर्स पढ़ते हैं। एफ्थस अल्सर्स आर इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में एफ्थस अल्सर्स एंड कैंडिडाइसिस इज इंपॉर्टेंट। एफ्थस अल्सर्स की फिगर उन्होंने ये दिखाई हुई, दीज आर योर एफ्थस अल्सर्स, दीज आर स्मॉल सुपरफिशियल रिकरेंट अल्सर्स विच आर कहते हैं फॉर्म इन द इनर सर्फेस ऑफ द लिप्स
बक्कल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड योर सॉफ्ट पैलेट। इनके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? वायरल हो सकता है, साइकोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी इसके क्या कहते हैं रिलेटिव डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। और स्ट्रेस की वजह से देखा गया कि स्ट्रेस ज़्यादा इन्हें एक्सैसरबेट करता है। इनिशियली दी स्मॉल वेसिकल्स आर फॉर्म्ड एंड सून अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोजा occurs। इनके साइज वेरी करता है फ्रॉम पिन हेड टू 2 to 3 सेंटीमीटर्स। These ulcers have sloughing base with marked area of hyperemia and they are painful and इनकी रिकरेंस काफ़ी कॉमन होती है। ट्रीटमेंट के लिए ओरल हाइजीन हमको करनी चाहिए प्रॉपर, और टॉपिकल स्टेरॉइड पेस्ट दे सकते हैं, या टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक्स हम दे सकते हैं, या हम कुछ वाइटामिन भी वाइटामिन के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। मेजर एफ्था में जो अल्सर्स होते हैं दे आर काफ़ी लार्जर। जो एफ्थस अल्सर थे, एफ्थस अल्सर का साइज इज पिन हेड टू 2 to 3 सेंटीमीटर, वेयर जो मेजर एफ्थे होते हैं इनके साइजेस कैन रीच टू सेवरल सेंटीमीटर्स। और ये भी दीज परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दीज परसिस्ट फॉर मैनी मंथ्स एंड आफ्टर रेजोल्यूशन फाइब्रोसिस। अगर जब किसी को अगर मेजर एफ होगा तो उसके लिए हम बायोप्सी कराते हैं ताकि वी कैन एक्सक्लूड मेलिग्नेंसी। रेडिएशन म्यूकोसाइटिस, जिसकी मैंने फिगर यहाँ दिखाई भी, वो लोग जो कि हेड एंड नेक की ज़्यादा रेडियोथेरेपी कराते हैं, हेड एंड नेक रीजन में उनका ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उनमें रेडिएशन म्यूकोसाइटिस हो सकता है। रेडियोथेरेपी के डायरेक्ट इफेक्ट ये देखेंगे कि डायरेक्टली जो रेडिएशन होती हैं दे लीड टू रिडक्शन इन माइटोसिस एंड प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स। और जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हमको मिलते हैं रेडियोथेरेपी के, दैट इज डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स विच लीड टू लोकल इस्कीमिया। मल्टीपल अल्सर्स मिलते हैं हमको माउथ के लेवल पे, और माउथ ड्राई भी होता है ड्यू टू रिडक्शन इन सलाइवा। अगेन ट्रीटमेंट के लिए हम ओरल हाइजीन और यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स करते हैं। ओरल लिचेंस प्लेनस की भी अगेन उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई। ओरल लिचेंस प्लेनस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर, टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बायलेटरली वाइड स्प्रेड और इरेगुलर वाइट स्ट्राइएशंस या वाइट प्लेक्स हमको मिलते हैं इस डिसऑर्डर में। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि देयर इज बर्निंग सेंसेशन इन माउथ। ज़्यादातर फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं, वो फीमेल्स जिनको और भी कोई एसोसिएटेड या डिफरेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो उन्हीं को ये होता है। हम वैसे तो इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं लिचेंस प्लेनस को, लेकिन इसमें ये होता है कि ताकि हम मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड कर सकें हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं, टॉपिकल या इंट्रालीशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। एंड जो predisposing factors हैं लाइक ब्रोकन और शार्प टीथ, डेंटल प्रोसेसेस, दे शुड बी एलिमिनेटेड, और रेगुलर फॉलोअप शुड बी रिक्वायर्ड ताकि वी कैन look for any malignant change. Then lastly comes your geographic tongue, which is also known as benign migratory glossitis. It is an asymptomatic condition. इसमें देखा गया कि patient might complain of increased sensitivity to hot and spicy foods. There is area of erythema with atrophy of filiform papilla, as we can see, and this area of erythema with the atrophy of filiform papilla of the tongue, these are surrounded by serpentinous white hyperkeratotic border, जो कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। अगेन एसिम्टोमेटिक होते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता इसकी, अगर तो किसी को ज़्यादा सिम्टम आ रहे हो तो उनको हम ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड्स या टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स या रेटिनोइड्स या साइक्लोस्पोरिन ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस चैप्टर में से मेन चीज़ जो याद रखनी है वो एफ्थस अल्सर्स और कैंडिडाइसिस को पढ़ लेना है। आई होप ये समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।